हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि इस टाइम जो है बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम चल रहा है, जो कि 14 तारीख से शुरू हो चुका है। उसी के संबंध में हमारी जो क्लासेज हैं लगातार हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल रही होंगी और आप सभी लोगों को उससे फ़ायदा भी हो रहा होगा। देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में भूगोल जो हमारा पेपर 2 है उसको हमने डिस्कस किया था और पिछली वीडियो में हमने जो है आपके जो है 20 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो में हम जो है उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और लगभग जो है 30 से 40 प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये ऐसे सभी प्रश्न होने वाले हैं जो आपके बिहार स्टेट में पूछे गए थे, बीपीएससी टीआरई में पूछे गए थे और अलग अलग के गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए थे। यहाँ पर आपके संभावित क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे जो आपके बिहार स्टेट में पूछे जा सकते हैं आपके भूगोल के पेपर में, और जो है पहले भी पूछे गए हैं। तो आप सभी लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली बार जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी लगातार चलाई जा रही हैं, आप सभी उसको भी ज़रूर देखिएगा और इन सभी का जो है प्लेलिस्ट हमारे जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक इन कर सकते हैं। तो हम जो है समय को बर्बाद नहीं करेंगे और हम सीधा सीधा जो है अपने सवालों की तरफ चलेंगे। देखिए, हमारे सेशन का पहला सवाल है जो क्वेश्चन नंबर 21 है और ये बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था 11वीं 12वीं के एग्ज़ाम में। देखिए, ध्रुवीय क्षेत्र किस अक्षांश तक रहने की योग्य है। ध्रुवीय क्षेत्र जो है ये किस जो है अक्षांश तक रहने की योग्य है, ये आपको बताना है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? देखिए, 80 डिग्री या 75 डिग्री या आपका 70 डिग्री लेटीट्यूड। तो अगर हम बात करें तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका 80 डिग्री तक जो है ये रहने की योग्य होता है। लेकिन आप अगर 80 डिग्री अक्षांश से आगे की तरफ जाते हैं तो फिर वहाँ को आपको अत्यधिक ठंड देखने को मिलती है और वहाँ जो है जीवन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जीवन पॉसिबल नहीं है, जीवित रहने के लिए आपको बहुत सारी जो है कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ क्योंकि सर्दी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ की भूमि जो है प्रायः जो है बर्फ़ से ही ढकी रहती है। बाकी आप जानते हैं ऐसी कमों का नाम आपने सुना होगा, ये सभी लोग जो है इग्लू इग्लू घर उनके घरों को इनके जो है इग्लू कहते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। ये जो है 80 डिग्री अक्षांशों के आसपास जो है ये लोग रहते हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार का प्रमुख कारण क्या होता है। अब जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसका प्रमुख कारण क्या होता है, ये आपको बताना है। देखिए, गलनांक कम हो जाने के कारण मैग्मा की उत्पत्ति, ये इसका जो है सही कारण नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि भूमिगत जल के गर्म होने के कारण गैसों और जो है वाष्प की उत्पत्ति, तो ये भी जो है इसका जो है कारण हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल भूमिगत जल के गर्म होने से जो है गैसों और वाष्प की उत्पत्ति ये आपका कारण हो सकता है। इसके अलावा जो है ये आपका प्लेट टेक्टोनिक जो मूवमेंट होती है ये भी जो है भूकंप का कारण बनती है। तो यहाँ पर जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका जवाब जो है ये सही हो सकता है। ठीक है, डी विकल्प जो है ये आपका सही हो जाएगा और ये टीआरई 1 में आपका पूछा गया था। देखिए, आगे देखिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र से है जिससे होकर गर्म लावा, गैस, पत्थर के टुकड़े, धूल आदि निकलते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत द्वारा ज्वालामुखी उद्गार की सटीक व्याख्या की जाती है। इसके निम्नलिखित कारण कौन कौन से हैं? तो भूगर्भ में जो है ताप अत्यधिक होना, आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम जो है लगभग 23 जैसे जैसे हम जो है नीचे की तरफ जाते हैं हमारा जो है पृथ्वी के अंदर का जो है टेम्परेचर बढ़ता जाता है और इसी के कारण जब हम कोर को देखेंगे तो कोर जो है अत्यधिक गर्म होती है और वहीं से जो है इन सभी का जो है क्रियाओं का विस्तार होता है। आगे देखिए, अत्यधिक तापमान के कारण मैग्मा की उत्पत्ति बिल्कुल, भूमिगत जल के गर्म होने के कारण जो है गैसों और वाष्प की उत्पत्ति बिल्कुल, और जो है प्लेट टेक्टोनिक गतियाँ, और इसके अलावा मैग्मा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना, तो ये सभी जो है इसकी जो है प्रमुख कारण होते हैं। आगे देखिए, कास्ट जो स्थलाकृति होती है इसकी विशेषता क्या है। जो कास्ट स्थलाकृति होती है इसकी विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो देखिए, ये जो है मुख्यतः कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये भूमिगत गुफाएं होती हैं। ठीक है, भूमिगत गुफाएं होती हैं जो जल की वजह से बनती हैं। ठीक है, ये चूने के पत्थर वाली चट्टान होती है जो भूमिगत जल के द्वारा जो है सतह के ऊपर तो रहती हैं लेकिन नीचे जो है इनका कटाव हो जाता है या घोलन क्रिया के द्वारा अनेक प्रकार के जो है स्थल रूप बन जाते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, तो कास्ट कहते हैं। तो देखिए, ये ऊंचे पहाड़ वाला पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा और रेत के टीलों के साथ विशाल मैदान, विशाल रेगिस्तान, तो ये आपका लोएस कहलाते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे।
देखिए अगला जो सी विकल्प है ये आपका हो जाएगा अंडरग्राउंड केप्स एंड डोलाइन, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया था। अब देखिए चाहे टीआरई 1 के बच्चे हों इस क्लास को देख सकते हैं, टीआरई 1 कह रहा हूँ, टीआरई 4 के, या इसके अलावा जो है आप ई स्टेट का एग्ज़ाम अगर पेपर 2 का देने जा रहे हैं तो इसको देख सकते हैं। अगर पेपर 1 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री आती है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान से सवाल आपके पूछे जाते हैं। पेपर 2 में भी बहुत टफ सवाल पूछे नहीं जाते हैं। देखिए चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा सतह के ऊपर तथा नीचे घोलन क्रिया के द्वारा अनेक प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है, जिन्हें कास्ट जो है स्थलाकृति कहा जाता है। और कास्ट स्थलाकृति के अपरतनात्मक स्थल रूप में लेपीज, भूमिगत गुफाएं, ढोलायन और विलयन छिद्र, युवाला, कास्ट खिड़की, पोलियो आदि महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ बनती हैं। वहीं निक्षेपात्मक स्थल रूप में स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदरा स्तंभ, ये भी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ जो हैं ये काष्ठ अपरदन की श्रृंखला से बनती हैं, और इसका प्रतिपादन जो है ये बीदी ने किया था। आगे देखिए निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव के प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है। ठीक है, निम्नलिखित पवन प्रणालियों में से कौन सी दबाव प्रतिरूप के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होता है, तो ये आपको बताना है। इसका जो है कौन सा जवाब सही हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा जो है मानसून। ठीक है, मानसून जो हो जाएगा ये आपका सही हो जाएगा। इसका सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 1 में ये सवाल पूछा गया था। देखिए व्यापारिक हवा, पश्चिमी हवा या पछुआ हवा तथा ध्रुवीय पूर्वा सनातनी पवनों के अंतर्गत आती हैं, और ये पवनें मौसम उत्क्रमण से प्रभावित हुए बिना सामान्यतः वर्ष भर एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं। वहीं मानसून पवन प्रणाली दबाव प्रतिक्रिया के मौसमी उत्क्रमण से प्रभावित होती है, और भारत के संदर्भ में मानसूनी हवाएं शीत ऋतु में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर तथा गर्मी में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती हैं। अतः मानसून हवाओं के ऋतु के अनुसार जो है परिवर्तन होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहा है कि दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी कहलाती है। ठीक है, तो दोनों गोलार्धों में जो 60 डिग्री पर अक्षांश की जो निम्न दाब की पेटी होती है उसको क्या नाम दिया गया है, तो इसका जो नाम दिया गया है दोस्तों उसे हम कहते हैं ये आपका उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी। ठीक है, ये आपका सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इसको कहा जाता है। तो इसका जो है हमारा बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। अब ये सवाल आपसे पूछा कब गया था, तो ये भी आपका टीआरई 1 का ही सवाल है। देखिए एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख ही लीजिए। दोनों गोलार्धों में लगभग 60 डिग्री अक्षांश पर स्थित निम्न दाब की पेटी उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी कहलाती है, और इंटर ट्रॉपिकल अभिसरण क्षेत्र भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक विस्तृत होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी दोनों गोलार्धों में 30 से 35 डिग्री अक्षांशों पर पाई जाती है। वहीं ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी ध्रुवों के अत्यंत समीप निम्न तापमान के कारण जो है विकसित होती है। वायुदाब पेटी सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने की दशा में विस्थापित होती रहती है। आगे देखिए पर्वतीय वर्षा का कारण होता है। पर्वतीय वर्षा का कारण होता है कौन सा, जो है पर्वतीय वर्षा का कारण होता है ये आपको बताना है। तो पर्वतीय वर्षा जो होती है ये पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना, इसी को हम जो है पर्वतीय वर्षा कहते हैं। सी विकल्प इसका जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका टीआरई 1 में 11वीं 12वीं के एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए पर्वतीय वर्षा का कारण पर्वतों या पहाड़ियों द्वारा वायु का ऊपर उठना होता है। उष्ण एवं आर्द्र हवाएं जब पर्वतीय भागों से अवरुद्ध होती हैं तो उनके ढाल के सहारे ऊपर उठने लगती हैं, और ऊपर उठकर जो है ठंडी होने लगती हैं, जिससे जो है वायु की सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने लगती है, और एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने पर संघनन प्रारंभ हो जाता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। पर्वत के जिस ढाल पर पवन टकराती है उसे पवनमुखी ढाल कहते हैं, तथा पर्वत के जिस ढाल के सहारे हवा नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। पवन विमुखी ढाल पर वर्षा नहीं होती, इस ढाल को जो है वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, क्योंकि जब हवा जो है ऊपर नहीं उठेगी तो बारिश कैसे करेगी, याद रखिएगा। आगे देखिए कोरियोलिस प्रभाव महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है। कोरियोलिस प्रभाव जो है ये महासागरीय धाराओं को कैसे प्रभावित करता है ये आपको बताना है। तो देखिए उनकी गति बढ़ा के, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। उन्हें एक सीधी रेखा में चलने के लिए प्रेरित करके, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विक्षोभ और भौर पैदा करके, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए हम एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझते हैं। कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न एक आभासी बल है जो महासागरीय धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से महासागरीय धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिने तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित हो जाती हैं। कोरियोलिस बल अक्षांशों के कोण के सीधा समानुपात में बढ़ता है
और यह ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। अतः उपयुक्त में से जो है कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अंतर्भेदी अग्नेय शैल है। निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान जो है अंतर्भेदी अग्नेय शैल है। अब आपने पढ़ा ही होगा अंतर्भेदी अग्नेय शैल और बहिर्भेदी अग्नेय शैल। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अंतर्भेदी अग्नेय शैल कौन सी होती हैं और बहिर्भेदी अग्नेय शैल कौन सी होती हैं। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो उसमें से कुछ लावा जो है वो बाहर आ जाता है, और बाहर आकर जब ठंडा होता है तो उसे हम बहिर्भेदी अग्नेय शैल कहते हैं। लेकिन कुछ लावा ऐसा होता है जो ज्वालामुखी के अंदर ही जो है ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आ पाता, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अंतर्वेदी अग्नेय चट्टान या शैल कहते हैं। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। तो ये आपका लेपोलिथ भी है और आपका फैकोलिथ है। इसके अलावा सिल भी कहते हैं, बैथोलिथ भी कहते हैं, लेकोलिथ भी कहते हैं, और डाइक अग्नेय चट्टान भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका तीनों जो है ये आपका जो है अंतर्वेदी अग्नेय शैल है। तो इसीलिए आपका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, तो ये आपका जो है डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, बीपीएससी टीआरई 1 में ये सवाल पूछा गया था। और देखिए, ज्वालामुखी उद्गार से लावा का जमाव या धरातल तक पहुंचने से पहले भूपटल के नीचे जो है नीचे हो जाने से निर्मित आग्नेय चट्टानों को अंतर्वेदी आग्नेय शैल चट्टान कहते हैं। और उदाहरण के लिए लेपोलिथ, फैकोलिथ, सिल, बैथोलिथ, लेकोलिथ और डाइक अग्नेय चट्टानें हैं। बैथोलिथ का निर्माण मैग्मा के भूपर्वटी में अधिक गहराई पर ठंडा होने से होता है। डाइक का निर्माण लावा के दरारों में धरातल के लगभग समकोण पर जमने से होता है। आगे देखिए, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर जो है ये कहाँ स्थित हैं। 0 डिग्री जो है अक्षांश और 0 डिग्री जो है देशांतर, ये दोनों कहाँ स्थित हैं ये आपको बताना है। तो ये जो दोनों स्थित हैं ये आपकी अटलांटिक ओशियन में है। ठीक है, प्रशांत महासागर में है। याद रखिएगा, इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये भी आपका बीपीएससी टीआरई 1 में बिहार के पूछा गया था 15/12/2023 को। देखिए, 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा अटलांटिक महासागर में स्थित है, जहां एक दूसरे को काटती है। 0 डिग्री देशांतर यूरोप, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, स्पेन, अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फांसो, घाना, टोंगो तथा अंटार्कटिका से होकर गुजरती है। इसीलिए आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना है, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। देखिए, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक जो है ये आपका सही हो जाएगा। बिहार टीआरई 1 में ये सवाल जो है आपसे पूछा गया था। देखिए, आगे आपसे एक्सप्लेनेशन में क्या कहा जा रहा है कि पृथ्वी का आंतरिक कोर लोहे और निकल से बना हुआ है, और यह कथन सत्य है। पृथ्वी का आंतरिक कोर ठोस अवस्था में है, जबकि बाहरी कोर जो है ये आपका तरल अवस्था में है। अतः यह भी कथन सत्य है। और पृथ्वी के भीतरी भाग में बाहरी भाग की तुलना में कम गहराई है, न कि अधिक। अतः जो है ये कथन आपका सही नहीं है। उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि कथन ए और बी सत्य है, जबकि आपका जो है सी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज़्यादा कथन सही हो रहे हैं। तो इसीलिए आपका डी विकल्प आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सी आकृति विवर्तने की गति से बनती है। ठीक है, टेक्टोनिक गति से कौन सी आपकी आकृति बनती है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आपका देखा जाए तो ज्वालामुखी पर्वत या आपका भ्रंश वलन या खाई। ठीक है, तो ये जो है ज्वालामुखी पर्वत जो है कैसे बनते हैं। तो एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो है, क्योंकि जब प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होती है तभी आपके लगभग जो है भूकंप और ज्वालामुखी भी आते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है ये ए भी सही हो जाएगा, और ये भी सही हो जाएगा, और ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। टीआरई 1 में पूछा गया था। देखिए, पृथ्वी पर ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश या वलन, खाई आदि आकृतियाँ विवर्तन की गति से ही बनी है, और ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत पिघली हुई शैलों या लावा का भूतल की ओर संचलन और अनेक आंतरिक और बाह्य ज्वालामुखी स्वरूपों का निर्माण सम्मिलित होता है। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा मोड़ या वलन पड़ जाते हैं तो उसे मोड़दार या वलित पर्वत भी कहा जाता है। तो ये तीनों जो ऊपर के आपके दिए गए हैं, ज्वालामुखी पर्वत, भ्रंश या वलन या खाई जो है, ये सभी आपके जो है विवर्तन की गति से ही बनते हैं। आगे देखिए, कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को जो है प्रभावित करता है।
कौन सा कारक मुख्य रूप से किसी क्षेत्र के समस्थिति संतुलन को जो है प्रभावित करता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जो है बी विकल्प इसका सही हो जाएगा, विवर्तनिकी गतिविधि। टेक्टोनिक जो एक्टिविटी होती है ये जो है किसी क्षेत्र की जो है स्थिति को के संतुलन को जो है प्रभावित कर सकता है। तो इसका बी विकल्प जो है अब वो हमारा सही हो जाएगा। टीआरई 2 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, भूतल पर संतुलन पूर्ण रूप से नहीं देखा जाता है, क्योंकि भूगर्भिक शक्तियाँ जिसमें आपका टेक्टोनिक जो है मूवमेंट भी आपका रहता है, एक्टिविटी भी रहती है, इसमें अव्यवस्था स्थापित करने में कार्यरत रहती है। भूगर्भिक शक्तियों के कारण प्रायः धरातल पर परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों के कारण संतुलन की आदर्श स्थिति में जो है अव्यवस्था हो जाती है। जब किसी क्षेत्र में पर्वत का निर्माण होता है तो उस स्थान पर शीघ्र ही अपरदन का कार्य शुरू हो जाता है, जिससे पर्वत की ऊंचाई घटने लगती है। इसके विपरीत क्षयित पदार्थ सागर में जमा होने से लगता है। संतुलन को विवर्तनिकी गतिविधियां कटाव और निक्षेपण प्रभावित करते हैं, परंतु मुख्य रूप से किसी क्षेत्र की समस्थिति संतुलन को विवर्तनिकी गतिविधियां ही प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से आपका बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा सिद्धांत जो है पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति का जो है वर्णन करता है या व्याख्या करता है? इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत जो है पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति की जो है व्याख्या करता है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 33 है। तो ये आपका प्लेट जो है टेक्टोनिक थ्योरी जो होती है यही इसकी व्याख्या करती है, प्लेट विवर्तनिकी। तो ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। ये टीआरई 3 का आपका सवाल था। देखिए, पृथ्वी का बाह्य भाग जो है दृढ़ भूखंडों से बना है, जिसे हम प्लेट कहते हैं। इन प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को हम प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। और एक विवर्तनिकी जो है विवर्तनिक प्लेट एक ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है, जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलमंडलों से मिलकर बना है। और ये प्लेटें दुर्बलता मंडल पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है। अतः प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पृथ्वी की स्थलमंडलीय प्लेटों की गति है। देखिए, ये कह रहे हैं कि मुख्यतः आप एक प्लेट ले लीजिए और समुद्र में रख दीजिए, या समुद्र में क्या आप एक टब में पानी भर के रख लीजिए और वहाँ पर एक प्लेट रख लीजिए। तो ऐसे जो है ये हमारा जो है जो महाद्वीप है ये ऐसे टिका हुआ है। इनका कहना है कि ऐसे जो है टिका हुआ है, और ये धीरे धीरे जो है वो आपका गतिशील भी है। अब ऐसा नहीं है कि 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं गतिशील है, ऐसा इसमें कहा जा रहा है। आगे देखिए, कौन सी विशेषता आमतौर पर अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है? ठीक है, कौन सी विशेषता आपकी अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो गहरे समुद्र की खाइयाँ। ठीक है, गहरे समुद्र की खाइयाँ ये जो है अभिसारी प्लेट से जुड़ी होती हैं। तो इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल आपका पूछा गया था। आगे देखिए, गहरे समुद्र की खाइयाँ अभिसारी प्लेट सीमाओं से जुड़ी होती हैं। विनाशी प्लेट सीमा को अभिसारी प्लेट सीमा कहते हैं, और इसमें दो प्लेट आमने सामने इस तरह गतिशील होती हैं कि वे आपस में टकराती हैं, और एक प्लेट का अग्र किनारा जो अपेक्षाकृत हल्के पदार्थ का होता है और दूसरे प्लेट का जो भारी होता है इसके अग्र किनारे के ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए इधर से एक प्लेट आ रही है और इधर से एक आ रही है, तो ये जब टकराएंगी तो एक ऊपर चढ़ जाएगा, एक नीचे हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो है हिमालय का भी निर्माण हुआ है, याद रखिएगा। उसका जो है चढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप भारी पदार्थ वाले प्लेट किनारे का मेंटल में छेपड़ हो जाता है तथा उसका मेंटल में विलय होकर क्षय हो जाता है। इस तरह प्लेट के किनारे के अभिसरण, टकराव तथा छेपड़ के निम्न परिणाम होते हैं, जिसमें आपका विस्फोटक ज्वालामुखी का उद्गार भी होता है और वलित पर्वतों, दीपचाप तथा तोरण का निर्माण होता है। गहरे समुद्र की खाइयों का भी निर्माण होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? अनाच्छादन का कौन सा एजेंट मुख्य रूप से सामग्री के यांत्रिक टूटने के माध्यम से चट्टानों पर कार्य करता है? ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 35 हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, केवल आपका लैंग्वेज टप किया है और कुछ नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अपक्षय। ठीक है, अपक्षय हो जाएगा। इसका जो है हमारा सी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। बीपीएससी टीआरई 3 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है कि ऐसा माना जाता है कि निहारिका परिकल्पना अनुसार सौर निहारिका के ढहने का कारण क्या है? ऐसा माना जाता है कि निहारिका जो परिकल्पना है
इसके अनुसार जो है सौर निहारिका के जो है ढहने का कारण क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो है सही विकल्प जो हो जाएगा इनमें से ये आपका गुरुत्वाकर्षण जो है अट्रैक्शन हो जाएगा। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है ये सौर निहारिका के जो है ढहने का कारण है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए निहारिका परिकल्पना के अनुसार सौर निहारिका का ढहने का मुख्य कारण जो है ये गुरुत्वाकर्षण आकर्षण है और निहारिका परिकल्पना न्यूटन के गुरुत्व नियमों पर आधारित है। प्रारंभ में आद्य पदार्थ ठंडे व गतिहीन कठोर कणों के रूप में फैला हुआ था। गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कण आपस में टकरा गए और जिसमें से जो है ऊष्मा उत्पन्न हुई। इससे कोणीय संवेग उत्पन्न हुआ। ये घूमने लगे। इस प्रकार मूल रूप से एक ठंडा व गतिहीन पदार्थ कालांतर में बड़ा व उष्ण निहारिका बन गया। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है कि जो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर जो है पृथ्वी स्थलमंडल को विभाजित किया गया है। ठीक है, प्लेट जो है विवर्तनिकी सिद्धांत के आधार पर जो है पृथ्वी के स्थलमंडल को विभाजित किया गया है। तो ये आपको बताना है महाद्वीप और महासागर में, बिल्कुल जो है केवल महाद्वीप और महासागर में विभाजित किया गया है। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये TRE 1 में पूछा गया था। देखिए 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन ने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की जिसे प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। एक प्लेट जो है विवर्तनिक प्लेट जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है ठोस चट्टान का विशाल व अनियमित आकार का खंड है जो महाद्वीपीय और महासागरीय स्थलों मंडल से मिलकर बना है। ये प्लेटें दुर्बलता मंडल जिसे हम एस्थोनोस्फीयर कहते हैं पर एक दृढ़ इकाई के रूप में क्षैतिज अवस्था में चलायमान है और स्थल मंडल में पर्वतीय और ऊपरी मंडल को सम्मिलित किया जाता है। आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि यांत्रिक अक्षय में शामिल है। यांत्रिक अक्षय में जो है शामिल है कौन कौन से? BPSC TRE 1 का ये सवाल है और इसमें क्या होता है ये आपको बताना है। तो यांत्रिक अक्षय में आपका जो है आपका चट्टानों का भौतिक रूप से छोटे छोटे टुकड़े में टूटना क्या कहलाता है? तो ये आपका यांत्रिक अक्षय कहलाता है। याद रखिएगा सी विकल्प इसका जो है वो सही हो जाएगा। आगे देखिए पौधों का फैलाव और प्रवास मुख्य रूप से फूल और पौधे कब से शुरू हुआ? ठीक है, पौधों का फैलाव और प्रभाव जो है ये कब से शुरू हुआ? आपका क्रिटेशियस काल में या जुरासिक काल में या प्लियोसीन काल में या उपयुक्त में से एक से अधिक? तो ये जो है ये आपका क्रिटेशियस पीरियड में जो है शुरू हुआ था। इसका ए विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। ये TRE 1 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमसे क्या कह रहा है। ये उत्तराखंड PSC लेक्चरर में मेंस 2020 में पूछा गया था सवाल कि पृथ्वी के अंतरम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था है। पृथ्वी के अंतरम केंद्रीय भाग की जो है भौतिक अवस्था है। तो ये अगर हम बात करें तो ये ठोस हो जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो इनर कोर है ये आपका ठोस है और आउटर कोर जो है ये आपका जो है लिक्विड फॉर्म में है। तो ये आपका इनर कोर की बात हो रही है तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि पृथ्वी के अंतरम केंद्रीय भाग की भौतिक अवस्था ठोस है। पृथ्वी के अंतरम का विस्तार जो है ये आपका 2900 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र 6371 किलोमीटर तक है और अंतरम भाग दो भागों में बांटा गया है। ये आपका बाहर अंतरम क्या होता है? कोर को ही अंतरम कहते हैं। तो ये आपका जो है आउटर कोर हो गया और इनर कोर हो गया। अब बाह्य अंतरम का विस्तार जो है 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर तक की गहराई के मध्य पाया जाता है और इस भाग में यस लहरें जो है प्रविष्ट नहीं हो पाती, अतः यह मंडल तरल अवस्था में है। जबकि 51 से 50 से 6371 किलोमीटर का जो केंद्रीय भाग है जिसे हम जो है इंटरनल कोर कहते हैं, ये हमारा जो है ठोस अवस्था में है और इसका घनत्व जो है ये 13.6 है। इसका निर्माण जो मुख्यतः निकिल और लोहे से हुआ है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है। UP PSC GIC का सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्थल मंडल को वर्णित करता है? तो ये आपका हो जाएगा भूपटल व ऊपरी मेंटल। इन्हीं को जो है हम स्थल मंडल कहते हैं। भूपटल और ऊपरी मेंटल को ही हम जो है स्थल मंडल की श्रेणी में रखते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है ये आपका जो होता है ये आपका जो है 0 से 30 किलोमीटर तक का आपका क्रस्ट होती है और इसके बाद ये आपका ऊपरी जो मेंटल होता है ये आपका 700 किलोमीटर तक होता है और यही दोनों जो है किस में हमारे जोड़े जाते हैं? तो ये आपके स्थल मंडल में जोड़े जाते हैं। अगर आप आगे देखेंगे तो आपका निचला मेंटल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको आउटर कोर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको जो है लेहमैन, असंबद्धता और आंतरिक कोर जो है ये आपको देखने को मिलेगा। आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो हमारा
जो है आउटर कोर है ये लिक्विड फॉर्म में है, और जो हमारा इंटरनल कोर है ये हमारा सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है कि पृथ्वी की नीफे परत में किन तत्वों की प्रधानता पाई जाती है। अब नीफे का मतलब क्या है, निकिल और फेरस। ठीक है, निकिल और फेरस। फेरस को ही हम क्या कहते हैं, फेरस को ही हम जो है लोहा कहते हैं। तो निकिल और लोहा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प इसका जो है अब वो हमारा सही हो जाएगा। उत्तराखंड पीएससी लेक्चरर मेंस 2020 में ये सवाल जो है वो पूछा गया था। देखिए, अगर हम सियाल की बात करें तो इसमें जो है सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, और अगर हम सीमे की बात करें तो इसमें सिलिका और मैग्नीशियम होता है, और अगर हम नीफे की बात करें तो इसमें निकिल और फेरस होता है। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित विद्वानों में से किसने क्रस्ट के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतों का, जिसे हम सियाल, सीमे और निफे जानते हैं, इसकी जो है पहचान की थी। तो इनका नाम था एडवर्ड स्वेस। ठीक है, एडवर्ड स्वेस नाम था। पहला विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प यूपीपीएससी जीआईसी प्रवक्ता में ये सवाल पूछा गया था। आगे देखिए, DSSB टीजीटी में ये सवाल पूछा गया 11/7/2021 को कि पृथ्वी की निम्नलिखित में से कौन सी परत बाहर से अंदर की ओर सही क्रम में है। बाहर से अंदर की ओर जो है सही क्रम में है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सबसे पहले आपका क्रस्ट आता है जिसे हम भूपर्पटी कहते हैं, और इसके बाद हमारा मेंटल आता है, फिर हमारा कोर आता है। ठीक है, तो ये आपका बाहर से अंदर की ओर सही क्रम जो है क्रस्ट, मेंटल और कोर आपका हो जाएगा। डी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, भूकंपीय लहरों की गति तथा उनके भ्रमण पथ के वैज्ञानिक अध्ययन और विश्लेषण के आधार पर पृथ्वी को जो है अंदर से बाहर से अंदर की तरफ 3 परतों में विभाजित किया गया है, जिसमें क्रस्ट, मेंटल और जो है कोर आता है। आगे देखिए, औसत रूप से पृथ्वी के आंतरिक भाग का घनत्व है कितना। DSSB पीजीटी में पूछा गया, यूपी पीसीएस प्री 1991 और यूपी पीजीटी में पूछा गया। तो इसका जो औसत रूप से जो घनत्व हो जाएगा ये आपका जो है 5.5 हो जाएगा। ठीक है, 5.5 हो जाएगा। ए विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। आगे देखिए, संपूर्ण पृथ्वी का घनत्व कितना है। संपूर्ण पृथ्वी का जो है ये घनत्व है, तो ये कितना हो जाएगा। तो ये आपका जो है सही विकल्प इसका कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका जो है सी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा 5.5। ठीक है, इसका सी विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2013, 2011, 2004 और यूपी पीसीएस प्री 1991 में ये सवाल आपका पूछा गया था। देखिए, अगला सवाल जो है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया 2020 में। पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य स्थित जो है असंबद्धता क्या कहलाती है। पृथ्वी के जो है ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य जो है स्थित जो है असंबद्धता आपको क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका लेहमैन असंबद्धता होती है। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी कोर और निचले कोर के मध्य अवस्थित जो है असंबद्धता लेहमैन असंबद्धता कहलाती है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाई जाने वाली असंबद्धताएं किस प्रकार से हैं। देखिए, कोनार्ड असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, तो ये आपका ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य। मोह असंबद्धता कहाँ पाई जाती है, निचली क्रस्ट से ऊपरी मेंटल के मध्य। और रेप्टी असंबद्धता जो है ऊपरी मेंटल से निचली मेंटल के मध्य। और गुटेनबर्ग असंबद्धता जो है निचली मेंटल से बाह्य कोर तक। और लेहमैन असंबद्धता जो है ये आपका बाह्य कोर से जो है आंतरिक कोर तक जो है आपको देखने को मिलती है। आगे देखिए, बिचौर्ट या गुटेनबर्ग असंबद्धता निम्नलिखित में से किसके बीच पाई जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो असंबद्धता है गुटेनबर्ग असंबद्धता ये कहाँ पे पाई जाती है, तो ये निचले मेंटल से बाह्य कोर तक, निचली मेंटल से जो है बाह्य कोर तक आपको देखने को मिलती है। तो इसका जो है हमारा ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कितने सारे एग्जाम में देखिए पूछा गया, DSSB पीजीटी, यूपी पीजीटी, यूपी पीसीएस प्री और यूपी पीसीएस प्री विशेष चयन। ठीक है, 2004 में। और फिर यूजीसी नेट JRF पेपर 3 में ये सवाल आपका पूछा गया था। आगे देखिए, मोह असंबद्धता निम्नलिखित में से किन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 49 है। और मोह असंबद्धता आपने देखा कि मैंने क्या बताया था, निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के मध्य। निचली क्रस्ट जो है और ऊपरी मेंटल के मध्य, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव कर दिया गया है। ऊपरी जो क्रस्ट होती है उसे हम जो है भूपर्पटी भी कहते हैं। तो परपटी और ऊपरी प्रवार, ठीक है, ऊपरी प्रवार जो है और परपटी इसके बीच जो है ये आपका पाई जाती है। तो इसका सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए, यूजीसी नेट JRF पेपर 2, यूजीसी नेट JRF पेपर 2 में 2011-17, हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर 2014
और यूपी पीजीटी 2000 2004 और यूपी पीसीएस प्री 1994 में ये सवाल आपसे पूछा गया था। आज के सेशन का हमारा आखिरी सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन जो है पृथ्वी परत का मुख्य तत्व है। पृथ्वी के परत का जो है मुख्य तत्व कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं पृथ्वी में सबसे ज़्यादा जो है ये ऑक्सीजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो लगभग जो है 47%। ठीक है, तो यूपी पीजीटी 2016 में ये सवाल पूछा गया था और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। देखिए ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो लगभग 46.60% और सिलिकॉन 27% और एल्यूमिनियम 8% और लोहा जो है 5% देखने को मिलता है। तो आज के सेशन में इतना ही दोस्तों। आप सेशन को जो है अपना प्यार दीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है या नहीं है। और इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।